द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी सुपर टैट के लिए गणित के टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके अग्रवाल पब्लिकेशन की एग्जाम कार्ड की जो बुक है वहां से लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताना आवश्यक है कि रोज सुबह 10 बजे हम लोग आपके सुपर टैट में जो टोटल 150 प्रश्न आते हैं उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें गणित के प्रश्नों को छोड़ दिया जाता है। तो गणित के प्रश्नों की एक अलग से वीडियो बनाई जाती है। तो ये सारे प्रश्न आपके अग्रवाल की जो बुक है एग्जाम कार्ड वहां से लिए गए हैं, ठीक है। और ये अगर आप लोगों ने 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है तो रोज सवेरे 10 बजे जाकर इसको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा। हम लोग मार्केट में लगभग 5-6 जो पब्लिकेशन हैं उनको सॉल्व कर चुके हैं और धीरे धीरे जितने भी मार्केट में किताबें आपकी उपलब्ध हैं उन सभी किताबों को सॉल्व करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रैक्टिस सेट लगाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे ऐसे बहुत सारे भाई बंधु हैं, मित्र हैं, बहनें हैं जो सुपर टैट में 20 नंबरों में से 5 नंबर, 6 नंबर या 7 नंबर पर जाकर अटक जाती हैं और इनका इस गणित विषय के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आपको इस जानकारी के लिए बता दें कि पिछले सुपर टैट की परीक्षा में लगभग 4 लाख लड़कों ने जो है क्वालिफाई किया था सुपर टैट का एग्जाम, लेकिन जो नौकरी मिली है सिर्फ 69,000 लोगों को मिली है। उसमें से प्रमुख कारण ये गणित है। गणित विषय बहुत सारे लोगों को ले डूबा है। तो हमें भैया गणित क्या करना, भैया गणित हमें सीखना है। इस वीडियो लेक्चर का प्रमुख उद्देश्य यही है कि आपको गणित सिखाना मेन उद्देश्य है। गणित में रट्टा नहीं मारना है और ना तो आपको जादू सीखना है। बहुत से लोग जादू दिखाते हैं, जादू से 1-2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता जादू से। तो जादू मत सीखिए। आप हमारे साथ अगले 4 से 5 महीने तक जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक हमारे साथ बने रहिए। आप गणित में बहुत कुछ सीख जाएंगे, समझ जाएंगे और एक कॉपी और पेन लेके बैठे रहिए। जो भी आपको बताया जाए, अगर आपको लगे कि ये हम पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं या समझ रहे हैं तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य क्या है, गणित सीखना है, गणित में अपने नंबरों को बढ़ाना है। धीरे धीरे 4-5 महीने तक हमें लगातार ये प्रयास करना है और काम ये भी करना है कि उम्मीद है यहाँ पर जैसे कि सूचनाएं आ रही हैं कि जुलाई के महीने में आपका फॉर्म आ सकता है। तो फॉर्म कभी भी आए उससे आपका मतलब नहीं होना चाहिए। फॉर्म आने के 1 से 1.5 महीने बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी तो 1-1.5 महीने में आप मैथ नहीं सीख पाएंगे। अभी से आपको लगना है। और इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि आप अपने पेपर में जो 20 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं पेपर में, उसमें से 7 से 8 प्रश्न आप मौखिक ही सॉल्व करें। अगर मौखिक नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कम से कम 1-2 लाइन लिखकर ही इसका आंसर निकाल लें। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा यहाँ पर मेन उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य को कैसे पूरा करेंगे वो धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। 3 उद्देश्य है। हमें अपने नंबरों को बढ़ाना है। हमें कम से कम 15, 16, 17, 18 नंबर लाना है। कम से कम हमें 7 से 8 प्रश्न मौखिक करना है। मौखिक ना हो सके तो 1-2 लाइन में ही इसका आंसर निकाल लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें गणित को सीखना है। ये सारी चीज़ें हमारे मेन उद्देश्य हैं और ये चीज़ें हम लोग हर वीडियो लेक्चर में पढ़ाते हैं, बताते हैं, जिससे हमें पता चले कि हम जो ये अपना सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, अपना ये वीडियो लेक्चर सॉल्व कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है। बहुत सारे टीचर सुपर टेट के लिए पढ़ा रहे हैं लेकिन वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पर आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। तो सीखिए और हमारे साथ आगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न एक साथ दे दिए गए हैं। तो 51 नंबर का जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई इसमें दिक्कत होने वाली बात नहीं है। इसमें लिखा है क्रमागत 16 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। यानी 16 तक की जितनी सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, उनका योगफल आपको बताना है। तो इसका कहने का मतलब है कि पहली संख्या जब आप स्टार्ट करेंगे तो 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगा और फिर 10 होगा और फिर 12 होगा और फिर 14 होगा और यहाँ 16 नीचे लिख देते हैं 16 होगा। इसका योगफल बताना यानी जोड़ के बताना है। तो क्या करना भैया, जोड़ लो। इसको हम आपको 2-3 तरीके बताएंगे ऐसे सवालों के और कुछ चीज़ें समझाएंगे भी और उम्मीद है वो चीज़ें आपको पसंद भी आएंगी। तो इसको क्या करना है, योगफल बताना है। इनको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इनको जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर 72 आ जाएगा। तो आपका विकल्प जो है पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा।
ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया। हमें 16 तक की सम संख्याओं का योगफल बताना था, आपने लिख लिया, लिख के जोड़ लिया। लेकिन अगर यही संख्याएं 20, 25, 30, 40 दी गई हों तो इस प्रकार जोड़कर हम लोग सवाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा। सीखने का मतलब है कि कुछ समझना पड़ेगा। तो ये क्योंकि 16 तक संख्याएं थी, संख्याएं छोटी थी, इसलिए फटाफट हमने जोड़ के आंसर निकाल दिया। आंसर आपका आ चुका है। लेकिन अब इसमें समझ लीजिए कुछ चीज़ें कि अगर लंबी संख्या हो, बड़ी संख्या हो, तो कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये जो आपकी श्रेणी बन रही है, इस श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं भैया, समांतर श्रेणी, ठीक है। यानी निश्चित क्रम से जो श्रेणी बनती है, निश्चित क्रम का जो अंतर होता है उससे जो श्रेणी बनती है वो समांतर श्रेणी होती है। इसका जो पहला पद होता है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो वो पहले पद को हम लोग 1 के नाम से जानते हैं। जो आखिरी जो इनका अंतर होता है, देखिए 4 और 2, जो आगे वाली संख्या है, आगे वाली संख्या से जस्ट पीछे वाली संख्या, यानी 4 और 2 का अंतर निकालेंगे 2 आएगा। यहाँ 6 और 4 का अंतर निकालेंगे 2 आएगा। 8 और 6 का अंतर निकालेंगे 2 आएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक संख्या के बीच में जो अंतर होता है, यहाँ a का मान 2 है, उसको सारवंतर कहते हैं। सारवंतर का मान कितना है? 2। अब यहाँ पर आपको योगफल का अगर फार्मूला निकालना है, योग निकालना है, योगफल आपको निकालना है, तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है n/2 और a प्लस के d। ये भी फार्मूला होता है। एक और फार्मूला भी होता है। 2 फार्मूले होते हैं, लेकिन इस फार्मूले से ही हमारा काम चल जाएगा। अब n क्या होता है? n होता है पदों की संख्या। n क्या होता है भैया? n होता है पदों की संख्या। तो यहाँ पर गिनकर भी निकाल सकते हैं कुल कितने पद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं। इस प्रकार से आप गिनकर भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए गिनकर ना निकालना चाहें तो n निकालने के भी 2 तरीके होते हैं। देखिए, जो n का मान निकालना है, n मतलब होता है कुल कितनी संख्याएं हैं, इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जो आपकी पहली संख्या 2 है और जो आखिरी संख्या, जो पहली संख्या है और आखिरी संख्या है, पहली संख्या 2, आखिरी संख्या 16, दोनों को लिख दीजिए और जोड़कर 2 का भाग कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। 16 और 2 18, 2 का भाग करेंगे तो 16 और 2, 1 मिनट, 16 2 18, नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये n का मान नहीं निकालेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। आप n का मान दूसरे तरीके से निकालिए। तो n का मान हम लोग यहाँ निकालते हैं। तो चलिए इसका दूसरा मेथड बताते हैं। जो n का मान निकालना होता है, n वहाँ पद, एक तो ये छोटी सी जगह बच गई है, इसलिए इसी में सॉल्व करना है। a + n - 1 × d, ठीक है। अब क्या है कि आंसर आ चुका है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा समझाने के चक्कर में थोड़ा सा ये सवाल हम लोग बड़ा ले रहे हैं, समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। nवां पद मतलब इसको हम लोग nवां जो है संख्या, इसको अंतिम संख्या भी कह सकते हैं, इसको अंतिम पद भी कह सकते हैं, अंतिम पद, ठीक है। कहाँ लिखें? 1 मिनट, चलिए यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए नीचे लिख रहे हैं, ठीक। तो अंतिम पद कितना है? 16 है, बराबर a होता है पहली संख्या कितनी है? 2 है, प्लस n - 1 और d मतलब होता है सारवंतर। सारवंतर कितना है? 2। अब यहीं पर n का मान निकाल लेते हैं। देखिएगा भैया ध्यान से, इस वाले 2 को जब इधर लाएंगे, इस वाले 2 को इधर लाएंगे तो 16 में से घट जाएगा, कितना बचेगा? 14। जब 2 का इसमें भाग करेंगे तो 14 में 2 का भाग करेंगे, हो जाएगा 7, और फिर 1 ला के इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 8। कुल मिला के इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि लिखने की जहाँ कम है इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब योगफल में यहाँ n का मान रख दीजिए। n का मान 8/2 और गुणे a + d। a का मान पहली संख्या, d का मान दूसरी संख्या, 16 और 2, d का मान आखिरी संख्या। 1 मिनट, यहाँ पर देखो गलती कर दिया है, जल्दबाजी में गलती हो गया है। प्रथम पद यहाँ पर होता है भैया, ये जो a + d लिखा है ये गलत है, ये गलत है, जल्दबाजी में ये गलत हो गया है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है, अंतिम पद ये होता है, ठीक है। ये जल्दबाजी में गलत हो गया है। a प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये फार्मूला होता है। d यहाँ नहीं होता, ठीक है, a + d नहीं होता है, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये d नहीं होता, ये जल्दबाजी में शुरुआत में यहाँ पर गलती हो गया है। तो ये आपका पहला पद 2 है, अंतिम वाला 16 है। 2 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 2 से इस 8 कैंसिल आउट करेंगे तो 4 बचेगा। 18 जो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो ये फार्मूले से निकल आया। फार्मूला भी आप जानते रहिए। योगफल का फार्मूला क्या होता है? n/2 होता है। फिर से समझा देते हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो गया है। आंसर तो आपका पहले से ही आ चुका है, लेकिन अगर आपको ये लंबे चौड़े सवाल मिले तो योगफल का फार्मूला होता है n/2 प्रथम पद प्लस के अंतिम पद। अब n का मान निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? n का मान निकालने के लिए ये वाला फार्मूला हम लोग
यूज करेंगे। ये वाला फार्मूला क्या होता है, अंतिम पद बराबर प्रथम पद प्लस n-1 और d होता है यहाँ पर सार्वंतर। यहाँ से हम लोग n का मान निकालेंगे, n का मान यहाँ रखेंगे और इस वाले समीकरण में पहला और आखिरी वाला पद तो हमें पता ही है, रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर दो आपको फार्मूले बताए हैं, n का मान निकालने वाला फार्मूला और योगफल निकालने वाला फार्मूला। इस चीज़ को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा अगर अभी तक आपको ये नहीं पता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 52 नंबर का प्रश्न साथ साथ दिया था, तो यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर 52 नंबर वाला प्रश्न अगले स्लाइड में सॉल्व करते हैं। देखिए 52 नंबर का प्रश्न में सॉल्व करते समय छोटी सी बात अगर आप भूल जाएंगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा और आपका 1 नंबर हो जाएगा गलत। आपको पता है जब प्रश्न में का लिखा होता है, यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, जब का लिखा होता है तो इसको पहले सॉल्व करते हैं और का मतलब होता है गुणा का निशान। लेकिन जब का भी लिखा हो और ब्रैकेट भी लगा हो तो इस वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, यानी कि ऊपर वाले प्रश्न में पहले गुणा के निशान को सॉल्व करेंगे, नीचे वाले प्रश्न में पहले इस छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर इस का वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। वो का मतलब होता है गुणा। यही इसमें समझने वाली बात है, जैसे कि इसको हम लोग यहीं पर सॉल्व करते हैं। चलिए यहीं पर सॉल्व करते हैं। पहले हम ऊपर वाले में का निशान लगा है, ब्रैकेट नहीं लगा है, तो यानी का मतलब होता है गुणा। तो 2 से इस 12 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 2 छके 12। अब ये का मतलब गुणा है तो 6 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ऊपर आपका क्या बचेगा, ऊपर ये 18 तो लिखा ही है और प्लस 6 और 3 का गुणा हो जाएगा, 6 त्रिक हो जाएगा 18 और माइनस के 4, बस ये आएगा ऊपर। बात समझ रहे हैं। नीचे क्या करेंगे, इस पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, तो 12 में से जब 4 घटेगा तो बचेगा 8, ठीक है। तो 8 यहाँ से ऊपर लिख देते हैं, सॉरी ऊपर लिख देते हैं। ये कितना बचा है, इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को कितना बचा 8। अब 2, अब ये का मतलब होता है गुणा का निशान, अब गुणा के निशान को सॉल्व करेंगे तो 2 से इस 8 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ बचेगा 4। अब ये 4 ऊपर है और ये 3 है, बीच में गुणा का निशान है, तो इसका मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 28 तो आपका पहले से ही लिखा है, माइनस 4 यहीं हो जाएगा 12। इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक ब्रैकेट का निशान लगाने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है प्रश्नों में। ऊपर सॉल्व करेंगे, 18 18 36 हो जाएगा, 36 में से 4 जाएगा, बचेगा ऊपर 32 और नीचे कितना बचेगा, 18 में से 12 जाएगा तो बचेगा 16 और 16 और 32 का कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा कितना, 2 कहाँ पर है, अच्छा इसमें विकल्प आपका दिया ही नहीं गया है, तो 2 आपका इस प्रश्न का आंसर रहेगा। इसका विकल्प नहीं लिखा है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा 2 होगा, ठीक बढ़िया। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये प्रश्न कौन सा है भैया, ये प्रश्न शेषफल प्रमेय का है। अब शेषफल प्रमेय का ये प्रश्न है और इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है, इन्होंने कहा है कि अगर 30 की घात यहाँ पर हम 50 लिख दें और इसमें हम 31 से भाग दें तो बताइए कितना शेष बचेगा। तो हमें शेष से ही मतलब है, जो हमारा बचता है शेषफल बचता है उसी से मतलब है। और ये प्रश्न जो है शेषफल प्रमेय के हैं। इसमें क्या करते हैं, बात को पहले ध्यान से समझ लीजिए। इस प्रश्न को इससे पहले भी जो हमारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं उसमें समझा चुके हैं। आपके 2-3 बार इस प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं, लेकिन कुछ हमारे नए स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए बताना जरूरी है। चलिए पहले भाग कैसे करते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा किनारे रखते हैं, थोड़ा भाग करना आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए 5 का भाग आपको 6 में करना है, तो कैसे करेंगे भैया, 5 एकम 5, यहाँ 5 घटाएंगे और बचेगा कितना, 1। तो जो शेष बचा है ना भैया वो कितना बचा है, 1 बचा है। लेकिन 1 जो है क्या, वो प्लस में है। लेकिन अगर 5 का भाग आपको 4 में देने के लिए कह दिया जाए तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे दशमलव लगा के इसको 40 बना लो, तो दशमलव नहीं लगाना है, ठीक है, दशमलव आपको नहीं लगाना है। फिर 5 का भाग 4 में पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब यहाँ घटाने का निशान लगेगा और जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1। तो शेष कितना बच रहा है, -1। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 के पहाड़े में अगर कोई संख्या, जैसे कि यहाँ पर 6 था, 6 1 ज़्यादा है तो शेष हमारा 1 बचता है। लेकिन 5 के पहाड़े में कोई संख्या 5 से जितना कम होती है, जैसे 4 5 से 1 कम था, तो हमारा शेष 1 बचता है, वो भी माइनस वाला, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब हम किसी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं तो अगर जिसमें पहाड़ा पढ़ रहे हैं वो संख्या जितनी ज़्यादा होती है उतना हमारा शेष प्लस में बचता है, अगर वो संख्या जितनी कम होती है उतना हमारा शेष माइनस में बचता है। ये हमारे यहाँ पर
इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से समझाने का मतलब था। अब जब इसी प्रकार से जब आप 31 का पहाड़ा, यहाँ पर ये जो घात है, घात में पहाड़ा नहीं पढ़ा जाता, ठीक, ये जो आधार है 30, इसमें पहाड़ा पढ़ा जाता है। जब 31 का पहाड़ा 30 में पढ़ेंगे तो चूंकि 30 31 से 1 कम है तो आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो -1 की घात ये हो जाएगा 50। ये आपको कहने का हमारा मतलब था, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस दोनों उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि इस 31 का भाग हमें 30 में पढ़ना है। तो 30 जो है 1 कम है 31 से, इसलिए शेष हमारा -1 बचेगा। कैसे बचेगा वो हमने 5 वाला एक उदाहरण देके समझा दिया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब किसी संख्या पर -1 घात होती है और ऊपर जो है जो घात होती है वो सम संख्या होती है, तो इसका आंसर 1 आता है। जब -1 पर घात जो होती है वो विषम संख्या होती है, तो इस पर जो आंसर आता है वो -1 आता है। तो -1 पर घात कितना है, 50 है। 50 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 कहाँ है, विकल्प सी में है, तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न को इतनी देर तक समझाने का हमारा क्या मतलब था? इतनी देर तक समझाने का ये मतलब था कि अगर भविष्य में इस प्रकार का प्रश्न आपको मिले तो आपको मौखिक करना है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सीधे प्रश्न देखेंगे कि 31 का भाग किस में करना है, 30 में करना है। तो यानी कि 30 कितना है, 1 कम है, तो -1 बचेगा। -1 की घात 50 होगी। -1 की घात 50, 50 क्या है, सम संख्या है। तो -1 पे कोई संख्या घात होती है तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन तो आपको अपने दिमाग में ही कर लेनी है। हमारा टारगेट बिल्कुल ध्यान से आप लोग रखिएगा, 7 से 8 प्रश्न आपको मौखिक ही करना है। अगर मौखिक ना कर पाए तो 1 या 2 लाइनों में ही आपको अपना आंसर निकाल लेना है। ये आपका टारगेट है अगले 3 से 4 महीने तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, ठीक है। इस टारगेट को भूलिएगा नहीं। और सीधी दूसरी बात है, गणित आपको सीखना है, रट्टा नहीं मारना है। जो भी चीज़ें आपको नई चीज़ मिले यहाँ पर जानने समझने के लिए कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, उसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर के प्रश्न पर। हाँ भाई, 54 नंबर का प्रश्न आपका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना आप सभी लोग जानते हैं। देखिए इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं। ये वाली जो इतनी संख्या है ना भैया, इसको ध्यान से देखिए और इसको अलग देखिए। इसको जब ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है 5x और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5x का वर्ग करेंगे तो 25x² हो जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, -1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, और +2ab होता है तो 5 में 10x हो जाएगा। और -36 को लिख दीजिए 6y² को लिख दीजिए y का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर 2 फार्मूले लगे हैं। पहले फार्मूला लगा a - b का होल स्क्वायर बराबर a² और माइनस के 2ab और प्लस के b²। पहले ये फार्मूला लगा, अब फार्मूला लगेगा a² - के b² बराबर a + b। एक बार a और b को जोड़ दो, एक बार a में से b घटा दो। ये 2 फार्मूले यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो पहला वाला फार्मूला तो लग चुका, अब दूसरा वाला फार्मूला लगाते हैं। इस पहले ब्रैकेट को हम लोग a मान लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट को हम लोग b मान लेते हैं। तो a² - b² लिखा है, यानी एक बार इन दोनों को जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो जोड़ना क्या है, चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर है आपका 5x - के 1, इसमें 6y हमें जोड़ना है, और अगले ब्रैकेट में 5x - के 1 में से 6y हमें घटाना है। ये 2 बार फार्मूला लग गया। अब ये कहाँ है, इसको चूज कर लीजिए। ये आपको मिलेगा विकल्प डी में। यहाँ पर -1 पीछे लिखा गया है विकल्प में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5x + 6y - 1 पहले में है, देखिए यहाँ पर है, और दूसरे में है 5x - के 6y - के 1, ये दूसरे में है। तो आपका विकल्प डी यहाँ पर सही रहेगा। इसमें -1 आगे पीछे लिखा गया है, उससे कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है। हमें विकल्प डी मिल चुका है। तो इस प्रकार से इस प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। इसमें आपके 2 फार्मूले यूज हो रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें कि भैया अगर आपको गणित पढ़नी है तो गणित पढ़ने के लिए यूपी बोर्ड की कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की किताब आपके पास होनी चाहिए। अब एनसीईआरटी चलती है, इसलिए 1 साल या 2 साल पुरानी जो यूपी बोर्ड में सरकारी स्कूलों में किताबें चलती हैं, उसको कक्षा 5, 6, 7, 8 की किताब खरीद लीजिए। इसको अगर पढ़ लेंगे तो कम से कम 15 से 16 नंबर आपके आ जाएंगे आपके पेपर में,
ठीक है। अगर आप 20 में से 20 नंबर लाना चाहते हैं तो कक्षा 9 और 10 की भी किताब यूपी बोर्ड वाली किताब खरीद लीजिएगा, इससे आपको 20 में से 20 नंबर आएंगे। इसमें ये जो बेसिक वाले फार्मूले हैं ना भैया, ये सारे लिखे गए हैं। तो कहे सबसे पहले कक्षा 5, 6, 7, 8 आप पढ़िए, फिर कक्षा 9, 10 पढ़िएगा, क्योंकि कक्षा 9 से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको गणित बहुत कठिन लगेगी। तो कक्षा 5 से स्टार्ट करिए। अगर आपकी मैथ थोड़ी बहुत कमजोर है तो कक्षा 5, 6, 7, 8 से स्टार्ट करिए। ये जो फार्मूले हैं ये कक्षा 6 की किताब में लिखे गए हैं। तो छोटी किताब है, पतली किताब है, उसमें सारे फार्मूले आप देख के रट लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपकी परीक्षा में आते हैं सिर्फ वही चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, ठीक ना भैया। तो ये सारे कार्यक्रम आपको करना है। और हाँ, एक चीज़ और बता दें कि अपनी क्लास टाइमिंग भी आपको बता देते हैं कि सुबेरे 10 बजे क्या चलता है भैया, 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चलता है। और सुबेरे 11:30 पर जो आप गणित का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ये आपको 11:30 बजे मिलता है सुबेरे। 7 बजे शाम को 7 बजे क्या मिलता है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलता है। और शाम को 8 बजे क्या मिलता है, संस्कृत का प्रैक्टिस सेट मिलता है। तो अभी जो है इतनी सारी चीज़ें क्लासें चल रही हैं। और शाम को 6 बजे एक और आपका बैच स्टार्ट हो रहा है सुपर टैट के लिए, वो आपका होगा रीजनिंग का। तो 6:30 बजे रीजनिंग, 7 बजे हिंदी, 8 बजे संस्कृत, 11:30 बजे सुबेरे गणित और सुबेरे 10 बजे टोटल 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये आपके वर्तमान समय में 5 बैच हमारे यहाँ चल रहे हैं सुपर टेट की तैयारी के लिए। तो इन 5 बैच को आप लगातार देखते रहिए। चल भाई आगे प्रश्न को पढ़िए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कुल कितना रुपया है, हमारे पास रुपया जो है टोटल वो 544 रुपया है। 544 रुपये को 3 लोगों में बांटना है। 3 लोग कौन कौन से, ए, बी और सी। तो अगर अनुपात में देखें तो ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 5 और सी का मान कितना है 8। अब हमें निकालना है सी को बी से कितना अधिक मिलेगा, सी को बी से कितना अधिक मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि पहले सी का मान निकालेंगे, फिर बी का मान निकालेंगे, फिर सी में से बी वाला घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने कहा है कि कुछ ना कुछ हमें रोज नई चीज़ें सीखना है और अपना प्रश्न आंसर जो है 1-2 लाइन में ही निकालना है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें कैलकुलेशन बड़ी होगी, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। कुछ प्रश्नों में तो हम 1-2 लाइन में आंसर निकाल ही सकते हैं, वही काम इस प्रश्न में भी करना है आपको। अब अनुपात और रुपया दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ए का अनुपात कितना है 2, बी का है 5 और सी का अनुपात कितना है भैया 8। तो सी बी से कितना अधिक है, अगर हम अनुपात में ही देखें, अगर अनुपात में देखें तो सी जो है बी से कितना अधिक है 3 अधिक है। तो 3 हमें निकालना है। जो निकालना होता है उसे ऊपर लिख देते हैं। ये अभी अनुपात की बात हो रही है। जो निकालना होता है उसे ऊपर लिख देते हैं। अनुपातों का योग जितना होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 5 3 8 8 8 कितना हो जाएगा 16। फिर से समझ लीजिए, जो निकालना होता है उसे ऊपर लिखते हैं, अनुपातों का योग जितना होता है उसे नीचे लिखते हैं। और गुणे में क्या करते हैं, जो हमारे पास टोटल रुपया होता है, तो टोटल रुपया कितना था 544। ऐसा करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। आपको बी और सी का मान निकालने की जरूरत नहीं है। हमने सीधे निकाल लिया कि अनुपात में जो सी है वो बी से 3 ज़्यादा है, यानी 3 अनुपात का मान हमें निकालना है। अनुपातों का योग नीचे गुणे टोटल रुपया। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 तिहाई 48 हो जाएगा। और 16 चौके 64, 3 चौके 12 के 2, 3 त्रिका 9, 1 10, आपका 102 रुपया रहेगा। कहाँ पर है 102, विकल्प डी में है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से 1 से 2 लाइन लिख के आपको आंसर निकालना है। पहले सी का मान निकालो, फिर बी का मान निकालो, फिर घटाओ। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चल भाई आगे बढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 है, तो विकर्ण द्वारा विभाजित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब ये मौखिक सवाल है, इसमें कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। मौखिक सवाल है, लेकिन चलिए आपको समझा देते हैं, तब आप खुद ब खुद मौखिक कर लेंगे। ये मान लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज है। लाइनें तो बढ़िया नहीं खींची हैं, लेकिन मान लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। नाम लिख देते हैं 1 बी और यहाँ सी और डी। इसमें विकर्ण बना लेते हैं ए सी। अब निकालना है विकर्ण द्वारा विभाजित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि ये जो विकर्ण बन रहा है ना, विकर्ण, इसके द्वारा मान लीजिए ये वाला त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हमें पता है इसका जो क्षेत्रफल है, ये पूरे देखने से ही लग रहा है कि समांतर चतुर्भुज का आधा कर दें तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। ये क्या है, आधा है।
जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। देखने से ही लग रहा है, कोई इसमें ज़्यादा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का पहले क्षेत्रफल निकाल लो, फिर उसका आधा कर दो, तो किसका निकल आएगा, ये जो त्रिभुज आपको निकालना है, ये जो त्रिभुज निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। क्या, किसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के उसका आधा कर दो तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ये हमारे कहने का मतलब है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार कितना दिया है आपका 20 और ऊंचाई कितनी दिया है आपका 15। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार में ऊंचाई होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं पता है तो लिख लीजिए, आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है 20, ऊंचाई कितना है 15। इसको आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो 15 दूनी हो जाएगा 30। लेकिन हमें तो त्रिभुज का निकालना है। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। तो कुल मिला के आपका 300 का आधा कितना हो जाएगा आपका 250, यानी 150 यानी 150। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। आपका विकल्प भी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, तो मौखिक प्रश्न था, समझाने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन अगर प्रश्न आपको ध्यान में है तो इस प्रश्न को पढ़ते ही इसका आंसर हमारे मन में आ गया था कि भैया आधार 20 और 15 इसका आप मल्टीप्लाई करके आधा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार से गणित बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं होता है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें जो उत्तर लिखा होता है वो आपके विकल्प में ही लिखा होता है, वो आपके प्रश्न में ही कहीं ना कहीं आपको आंसर दिखने लगता है। तो इसलिए गणित बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें जो हिंट दिया रहता है, जो हमारा उत्तर होता है वो हमारे प्रश्न में ही छुपा रहता है। अब कुछ लोग उस छुपे हुए आंसर को नहीं ढूंढ पाते हैं, इसलिए उनका मैथ कमजोर होता है, उन्हें मैथ बहुत कठिन लगता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रश्न में छुपे हुए आंसर को पकड़ लेते हैं, तो उन्हें मैथ जो है, गणित जो है उनके लिए आसान होती है। तो आपको भी यही करना है कि जो प्रश्न लिखा है उसी से आपको आंसर कैसे निकाला जाएगा ये सीखना है अगले 3 से 4 महीने तक। आगे बढ़ते हैं अपने 57 नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और फिर हमें इसका फटाफट आंसर बताने की कोशिश करिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 40%। ठीक है, देखो भाई, एक परीक्षा में अगर पास होना है आपको तो 40% नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट था वो 150 नंबर लाया, बड़ी मेहनत किया उसने और 150 नंबर ले आया, लेकिन बेचारा 30 नंबरों से फेल हो गया। अब आपको बताना है कि 150 नंबर वो लाकर भी 30 नंबरों से फेल हो गया, तो इसका मतलब जो फेल होने वाला नंबर था वो उसको 30 नंबर कम रह गए। यानी कि कहने का सीधा मतलब है कि अगर 150 में 30 नंबर जोड़ दें तो 5 3 8 180 नंबर हो जाएगा। तो 180 नंबर वो अगर ले आता, यहाँ पर लिख देते हैं 180 नंबर ले आता तो पास हो जाता, लेकिन वो बेचारा लाया कितना 150 नंबर, इसलिए 30 नंबरों से फेल हो गया। ये हमारे यहाँ पर समझाने का मतलब था। तो अब इसको, और आपको क्या निकालना है, पूर्णांक निकालना है। और आपको पता है पूर्णांक कितना होता है भैया, पूर्णांक जो होता है वो 100% होता है। तो कहने का मतलब है अगर प्रतिशत की बात करें तो पास होने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए 40%, और अगर नंबरों की बात करें तो पास होने के लिए नंबर कितना चाहिए 180 नंबर चाहिए। तो यानी 40% की वैल्यू 180 नंबर के बराबर है। ये यहाँ पर कहने का हमारा मतलब था। बात समझ में आ रही है। अब आपको निकालना है 100% की वैल्यू निकालना है। तो 40% का मान 180, तो 100% तक कैसे पहुंचेंगे ये आपको अपना दिमाग लगाना है। तो क्या करिए, इन दोनों में 40% का मान आपको पता है, 100% तक आपको पहुंचना है। तो इसमें क्या करिए, 2 का भाग कर दीजिए, दोनों तरफ 2 का भाग कर दीजिए। तो इधर हो जाएगा आपका 20%, इधर हो जाएगा 2 का भाग करेंगे तो 90। ठीक है, तो 20% का मान हमें निकल आया। अब क्या करिए, हमें तो 20% का मान थोड़ी निकालना है, हमें तो 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान निकालने के लिए दोबारा से जो आया है इसमें 5 गुणा कर दीजिए। तो 20 पंचे हो गया आपका 100, इसी 100% का मान निकालना था। और 9 पचे हो गया कितना, यहाँ इधर हो गया 45, यानी हो गया 450। 450 कहाँ पर है आपके, विकल्प सी में है। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो मेन उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य यही था कि 40% की वैल्यू 180 नंबर होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी ये आपको निकालना है। ठीक है, तो उस 100% तक आप, बहुत सारे तरीके हैं, उस तरीकों से आप पहुंच सकते हैं। आप सीधे सीधे यहाँ पर 4 का भाग कर देंगे तो ये 10% हो जाएगा, और यहाँ पर 45 हो जाएगा, फिर 10 का गुणा कर देंगे। कैसे भी करिए, आपको 40% से 100% तक पहुँचना है। आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, प्रॉफिट लॉस का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आप सभी लोग
करते रहते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो क्रय मूल्य है ना भैया, ये जो क्रय मूल्य लिखा है, ये जो क्रय मूल्य लिखा है, इसको क्रय मूल्य को हम लोग x मान लेते हैं, और ये जो विक्रय मूल्य लिखा है इसको विक्रय मूल्य को y मान लेते हैं, क्योंकि बार बार क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखने में दिक्कत होती है। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिएगा कि 24 आम का क्रय मूल्य, यानी कि 24 आम का क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य का गुणा कर दो, ठीक है, ये इसके कहने का मतलब होता है। तो क्रय मूल्य को हमने x माना है, 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बराबर किसका है, बराबर एक का निशान लगा कि 30 आम के विक्रय मूल्य मतलब होता है y। तो 24x बराबर 30 y है, ये आपको दिया गया है, और प्रतिशत हानि निकालना है। तो हम क्या करेंगे भैया, y बटे x निकालेंगे। तो यहाँ y और बटे x का मान निकालेंगे। y यानी विक्रय मूल्य ऊपर रहेगा, क्रय मूल्य नीचे रहेगा। तो x का मान निकालने के लिए x का त्रिगुणा करके इधर लाएंगे, तो 30 का त्रिगुणा इधर हो जाएगा। तो इधर आपका 24 लिखा ही है, और ये 30 आ जाएगा नीचे। इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 से, तो 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि y बटे x का मान जो निकल आया है वो आपका निकल आया है 4/5। अब इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर जो हमने निकाला है उसका क्या मतलब होता है। y क्या है भैया, विक्रय मूल्य है, x क्या है, क्रय मूल्य है। आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि x हमारा क्रय मूल्य था, तो 5 रुपए की चीज को खरीद कर y हमारा विक्रय मूल्य था 4 रुपए में बेचा है। तो 5 रुपए की चीज को अगर 4 रुपए में बेचोगे तो 1 रुपए की हानि होगी, यही हमारे कहने का मतलब था। तो हानि कितनी हो रही, जो लॉस हो रहा है वो 1 रुपए का हो रहा है। तो लॉस प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो हानि होती है, जो लॉस होता है उसे ऊपर लिखते हैं। हानि कितनी हो रही है, 1 रुपए की हो रही है। जो हानि होती है वो कहाँ से होती है, क्रय मूल्य से होती है, और क्रय मूल्य का मान कितना है 5, क्योंकि x के आगे लिखा है 5, y के आगे लिखा है 4, और इसमें गुणा कर देते हैं 100 का। तो आपको ये जो वैल्यू है ये परसेंटेज में आ जाती है। जब 100 गुणा करेंगे तो 20 को इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो आपका 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 20% विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो उम्मीद है ये वाला तरीका आपको समझ में आया होगा। जो क्रय मूल्य होता है उसका गुणा कर देते हैं, जो विक्रय मूल्य होता है उसको गुणा कर देते हैं, दोनों चीज़ों को यहाँ पर क्या कर लिख देते हैं, बराबर लिख देते हैं। उसके बाद विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। उसके बाद पता चल जाता है कि हमें कितना हानि हो रहा है अथवा कितना लाभ हो रहा है। अगर विक्रय मूल्य कम है तो हानि होती है, अगर विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो प्रॉफिट हमें होता है। और हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है कि जो आपको लॉस हो रहा है उसे ऊपर लिख दीजिए। लॉस कहाँ से होता है, क्रय मूल्य से होता है। क्रय मूल्य कितना है 5 है, इसके नीचे लिखिए और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो परसेंटेज में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 20 परिक्रमण पर 49 सेमी त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई समान दूरी को तय करने में 98 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा कितने परिक्रमण लगाने होंगे। ठीक है, प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। और परिक्रमण का मतलब होता है चक्कर। यहाँ पर जो ये शब्द लिखा है परिक्रमण, इसका मतलब होता है चक्कर। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई पहिया है जो 22 चक्कर लगाता है और पहिए की त्रिज्या क्या है 49 सेंटीमीटर है। तो जो दूरी होती है वो समान दूरी को तय करता है। और कितने सेंटीमीटर पहिए द्वारा, 98 सेंटीमीटर का पहिया जो चक्कर लगाता है उससे समान दूरी तय करता है। तो जो 98 सेंटीमीटर वाला पहिया है इसने कितने चक्कर लगाए हैं ये बताना है। पहले पहिए ने कितने चक्कर लगाए, 22 चक्कर लगाए, और इसकी त्रिज्या कितनी है 49 सेंटीमीटर है। दूसरे पहिए ने कितने चक्कर लगाए ये हमें निकालना है, और दूसरे पहिए की त्रिज्या कितनी है 98 सेंटीमीटर है, और दूरी कितनी है दोनों की बराबर है, दूरियां बराबर हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो हम लोग चक्कर लगाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम लोग परिधि लेके चलते हैं। जो पहिया होता है, पहिया वृत्त के आकार का होता है, तो वृत्त की यहाँ पर परिधि लेके चलते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, क्योंकि r यहाँ पर दो बार है इसलिए हम लोग इसको r1 मान लेते हैं। अब चक्कर का इसमें गुणा कर देते हैं, चक्रों की संख्या n1 मान लेते हैं। ठीक है, n1 पहले पहिए के लिए कितने चक्कर लगाया, n1 गुणे उसकी परिधि, ये बराबर है, यानी दूरियां बराबर, यही हमारी दूरी होती है। ये क्या होती है भैया, दूरी होती है। ये बराबर है दूसरी दूरी की। दूसरी दूरी क्या होती है, दूसरा चक्कर, दूसरा पहिया कितना चक्कर लगाता है इसको मान लेते हैं n2। ठीक है, और इसका जो परिधि होगी कितना होगा 2πr, और इसका त्रिज्या हम लोग r2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक लाइन का प्रश्न है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए 2π से यहाँ पर 2π कैंसिल हो जाएगा। n1 मतलब पहला पहिया कितना चक्कर लगा रहा है भैया, 22 चक्कर लगा रहा है। पहले पहिए की त्रिज्या कितना भैया
49 सेंटीमीटर है बराबर। दूसरा पहिया कितना चक्कर लगा रहा है N2, ये तो हमें निकालना है। दूसरे पहिए की त्रिज्या कितनी है भैया 98 है, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 49 से 98 2 बार कैंसिल होगा, 2 से ये 22 आपको 11 बार कैंसिल होगा। इस प्रकार आपका N2 की वैल्यू आ जाएगी कितना 11 आ जाएगी, यानी दूसरा पहिया कितना चक्कर लगा रहा है 11 चक्कर लगा रहा है। पहला वाला विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। या इस प्रश्न को आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस होता तो ये भी समझ सकते हैं कि ये जो दूसरा, ये आपका आंसर आ चुका है। अब इसको दूसरा तरीका बताते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने का। अगर कॉमन सेंस के तरीके से इस प्रश्न को लगाते तो क्या होता है। देखिए ये जो पहिया है ये बड़ा है, ठीक है, ये जो पहिया है ये छोटा है क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है छोटी है और इसकी त्रिज्या कितनी है बड़ी है। और कितनी बड़ी है डबल है, ये डबल है ना, 49 का डबल 98 डबल है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप थोड़ा कॉमन सेंस लीजिए, 2 पहिया लीजिए, एक छोटा पहिया लीजिए, एक उससे दुगना पहिया लीजिए। तो छोटा पहिया जितना चक्कर लगाएगा अगर उससे बड़ा वाला यानी डबल वाला पहिया वो आधे चक्कर में ही पूरा कर लेगा। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए, गणित का फार्मूला मत यूज करिए, अपने मन से थोड़ा सोचिए। अगर हम 2 पहिए लें, एक छोटा वाला पहिया ले, एक उससे दोगुना बड़ा वाला पहिया लें, ठीक, अब उसको घुमाएं तो छोटा पहिया जितनी 2 चक्कर में जितनी दूरी तय करेगा जो उससे डबल है बड़ा है वो एक ही चक्कर में दूरी तय कर लेगा क्योंकि ये बगल में है, ठीक है। तो यानी कि अगर 49 सेंटीमीटर वाला जो पहिया है वो 22 चक्कर लगाता है तो जो 98 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो पहिया है वो उसके आधे चक्कर में ही कर लेगा। तो 22 का आधा कितना होता है 11, तो 11 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस से भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी तो यहाँ पर प्रश्न सॉल्व करके बता ही दिया गया है। अब आपको आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। फार्मूला ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिए क्या इसमें करना है। अब इसमें कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ A का मान दिया है 1, B का मान दिया है 2 और C का मान दिया है 3। तो ये जो लंबा चौड़ा समीकरण है इसमें A और B और C का मान रखेंगे और फिर गुणा भाग करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो उनका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा भैया 36 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से उनका जो प्रश्न होगा वो सही हो जाएगा। लेकिन ये सब करने में आपको कितना टाइम लगेगा, कम से कम 1 से 2 मिनट का समय लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है A प्लस के B प्लस के C। देखो इस प्रश्न का साधारण तरीका हमने बता दिया। साधारण तरीका क्या होता है भैया, A B C का मान दिया गया है और ये लंबा चौड़ा समीकरण दिया गया है, सब में A B C का मान रख दो, गुणा भाग करो, आपका आंसर आ जाएगा 36 आपका आंसर रहेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, इसको शॉर्ट कट तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको A प्लस B प्लस C का फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर और प्लस के C स्क्वायर प्लस के 2AB प्लस के 2BC और प्लस के 2CA। यानी कि जो निकालना है वही हमारा फार्मूला होता है। तो ये इधर वाला चीज़ तो हमें निकालना है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ABC का होल स्क्वायर है, A का मान कितना 1, B का मान कितना 2, C का मान कितना 3। ABC को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 6 का यहाँ पर क्या है वर्ग और 6 का वर्ग कितना हो जाए 36। ये तो हमें निकालना ही है, यानी कि जो निकालना है वो किसके बराबर आ रहा है 36 के बराबर आ रहा है। तो कुल मिला के आपका विकल्प B यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को बार बार यहाँ पर जो LHS RHS वाली चीज़ें हैं उसको बार बार यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। जो हमें निकालना है उसका आंसर कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो इस प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन टोटल 10 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न आ रहे थे, आप कितने प्रश्न सही हुए हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई शिकायत हो, कोई सुझाव आप देना चाहें तो उस सारी चीज़ों को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि हम लोग आपके सुपर टेट के लिए जो आपके चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को भी क्लियर करेंगे, यानी पढ़ाएंगे। एक वीडियो लेक्चर आपके लिए और आएगा जो चैप्टर वाइज आएगा, तो 2-4-5 दिनों में वो भी सारी चीज़ें आपको मतलब स्टार्ट कर दी जाएंगे। आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। और चलिए एक सूचना, जाते जाते एक सूचना आपको दे देते हैं कि द मास्टर प्रकाश क्लासेस आपको 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा है। इसकी सूचना जल्द ही आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी, मात्र 100 रुपये के शुल्क पर। तो 100 रुपये में आपको 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। मार्केट से अगर आप एक प्रैक्टिस सेट खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत कितनी होती है, लगभग 150 रुपया होती है। उसमें कितना रहता है, 10 प्रैक्टिस सेट होता है या 15 प्रैक्टिस सेट होता है। तो 10-15 प्रैक्टिस सेट आपको 150 रुपये में मिलते हैं। अगर आप
10 प्रैक्टिस सेट की बुक खरीद के लाते हैं तो आपका जो है 1,500 रुपया खर्चा हो जाता है। ऐसा मार्केट से अब कुछ नहीं करना है। आपको 250 से अधिक प्रैक्टिस सेट मात्र 100 रुपये के शुल्क पर दिए जा रहे हैं, जिसकी सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल के साथ आप लगातार बने रहिए, वहीं पर आपको सारी सूचनाएं उपलब्ध होंगी। ठीक ना भैया? तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।